चलो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम फ्लावर का बाहर से अगर जो हम अंदर की तरफ चलें तो एंड्रोशियम जो है थर्ड मोस्ट वॉल्ड होता है एंड इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोशियम की यूनिट्स को हम स्टेमेंस बोलते हैं। एक फ्लावर के जितने भी स्टेमेंस होते हैं उनको एक साथ कलेक्टिवली हम एंड्रोशियम बोलेंगे। एंड्रोशियम का अगर जो हम स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो स्टेमन में टिप पे एक स्वॉलन पोर्शन होता है, स्वॉलन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर। एंथर फ्लावर का स्टेमन का वो पार्ट है जहां पे पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, मतलब एंथर जो है पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा और इसके बीच में आपको एक सेप्टा मिलेगा जिसको हम कनेक्टिव भी बोलते हैं, जिसके कारण एंथर जो है दो लोब्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब एंथर इज मोस्टली बाय लोब। एंथर में जनरली आपको दो लोब्स दिखाई देते हैं। अगर जो हम कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं दुनिया में जिनमें स्टेमन जो है यूनिलोब्ड होता है, मालवेसी फैमिली के मेंबर हैं जैसे कॉटन हो गया, लेडी फिंगर हो गया, चाइना रोज हो गया, इनमें आपको एंथर यूनिलोब्ड दिखाई देगा, मतलब इसमें आपको केवल एक लोब दिखेगा, दो लोब्स इसमें नहीं होते हैं। एंथर फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने का काम करेगा और पॉलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल करता है फॉर पॉलिनेशन। एंथर के नीचे स्टेमन में एक लॉन्ग जो है एक स्टॉक होती है जो कि हाईली फ्लेक्सिबल है। दिस स्टॉक इज नोन एज फिलामेंट। फिलामेंट का काम है कि ये एंथर को एलिवेट करके रखेगी और इसको मूवमेंट, फिलामेंट के मूवमेंट से एंथर जो है वो जितने भी पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है ये एयर के थ्रू या जो भी उसका मीडियम है उसके थ्रू इजीली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में डिस्पर्स हो सकते हैं। मतलब फिलामेंट जो है प्रोग्रेस करता है द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। कुछ सोचिए अगर जो किसी फ्लावर में फिलामेंट नहीं है तो उसमें एंथर जो है उसकी पोजीशनिंग कहाँ पे होगी? एंथर होगा बिल्कुल फ्लावर में नीचे को पोजीशन होगा। इसके कारण से जितने भी पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे फ्लावर के अंदर ही डिस्पर्स हो जाएंगे, तो वो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फ्लावर में एंथर के नीचे हमेशा एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल जो है फिलामेंट का होना जरूरी है ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोमोट हो सके, प्रोग्रेस हो सके। नाउ एंथर अगर जो हम फ्लावर में ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टेमेंस, अगर जो हम कुछ फ्लावर की बात करें तो कुछ फ्लावर में कई बार ऐसा होता है कि स्टेमन तो प्रेजेंट है बट इट डू नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। ऐसे स्टेमेंस को हम बोलते हैं स्टेमिनोड। स्टेमिनोड आर द स्टेमेंस विच डू नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, मीन्स दे आर द स्टेराइल स्टेमन। स्टेराइल स्टेमन को हम बोलते हैं स्टेमिनोड। अब स्टेमिनोड का अगर जो हम एग्जाम्पल बोले तो आपको कोई अलग से ऐसे सेपरेट एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें स्टेमिनोड मिलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी फ्लावर में 50 या 100 स्टेमिन प्रेजेंट है तो हो सकता है कि उसमें एक आध कोई स्टेमिन जो है वो स्टेराइल निकल जाए, मतलब स्टेमिनोड हो। तो इसमें कोई आपको एग्जैक्ट कोई एग्जाम्पल नहीं याद करना है। अब देखिए स्टेमेंस का हम अरेंजमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बंच, कितने बंच में स्टेमेंस प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पे आपको तीन पैटर्न याद करने हैं। पहला पैटर्न है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस वो कंडीशन होती है जब आपको एक स्टेमन जो एक फ्लावर है उसमें स्टेमन सारे के सारे एक ही बंच में मिलेंगे। इफ द स्टेमन्स आर प्रेजेंट इन वन बंच देन दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोएडल्फस कंडीशन। ये आपको देखेंगे आप चाइना रोज में, मतलब हिबिस्कस फ्लावर में आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, हिबिस्कस चाइना रोज। दूसरी कंडीशन होती है डायएडल्फस कंडीशन। डायएडल्फस कंडीशन, डायएडल्फस कंडीशन हम उसे बोलते हैं अगर जो स्टेमन 2 बंच में प्रेजेंट है, इस तरीके से आपको 2 गुच्छे दिखाई दे रहे हैं स्टेमन के, तो इस कंडीशन को आप डायएडल्फस कंडीशन बोलेंगे। ये कंडीशन आपको मिलती है पाइजम सटाइवम में, और इसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं ये आपके फेबेसी के अंदर जो पेप्लियोनेट है उसमें जितने मेंबर्स हैं उनमें आपको डायएडल्फस कंडीशन मिलेगी। नेक्स्ट वन इज पॉलीएडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस कंडीशन का मतलब है अगर जो स्टेमेंस 2 बंच से ज्यादा बंच में प्रेजेंट हैं, वो 2 से ज्यादा कितने भी बंच हो सकते हैं, देयर इट कैन बी 2 बंच, 3 बंच, 4 बंच, 5 बंच, हंड्रेड्स ऑफ बंच, कितने भी बंच हो 2 से ज्यादा अगर जो गुच्छों में स्टेमेंस आपको मिल रहे हैं तो उसको हम पॉलीएडल्फस कंडीशन बोलेंगे। एग्जाम्पल है सिट्रस, सिट्रस इसका एग्जाम्पल है। तो ये तीन टाइप्स ऑफ स्टेमेंस हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बंच, कितने बंच में वो प्रेजेंट है। दूसरा आएगा इसमें स्टेमेंस में, सेकंड वन इज, दूसरा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट विद और एडहेरेंस विद द, जिसको हम बोलते हैं एडहेशन विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के साथ में उसका एडहेशन कैसा है।
तो एडहेशन अगर जो हम देखें तो दो आपने याद करना है, जो आपके एनसीईआरटी में दो एडहेशन दे रखे हैं। एक एडहेशन है एपीपेटलस। एपीपेटलस का मतलब है इफ द स्टेमेंस आर अटैच्ड विद द पेटल्स, अगर जो स्टेमेंस जुड़े हुए हैं पेटल्स के साथ में तो उसको आप बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन, अटैच्ड विद द पेटल्स। इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल। सोलोनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें आपको एपीपेटलस कंडीशन मिलेगी सोलोनेसी फैमिली में। दूसरी कंडीशन है एपीफाइलस कंडीशन। एपीफाइलस का मतलब है स्टेमेंस आर अटैच्ड विद पेरियंथ। पेरियंथ के साथ में स्टेमेंस अगर जो जुड़े हुए हैं तो उसको आप बोलेंगे एपीफाइलस कंडीशन। एग्जाम्पल है इसका लिली। लिली में आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें ही देखते हैं, मैंने बताया आपको पेटल्स के साथ में अगर जो जुड़े हुए हैं तो एपीपेटलस, और अगर जो पेरियंथ के साथ जुड़े हुए हैं तो एपीफाइलस। अभी पेरियंथ क्या होता है, पेरियंथ देखते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में सेपल्स एंड पेटल्स नहीं होते हैं, उनकी जगह पे कोई और ही यूनिट होती है जो कि आपको पेटल्स जैसा अपीयरेंस देती है। जैसे लिली का अगर जो आप फ्लावर देखें तो लिली में आपको सेपल्स और पेटल्स नहीं मिलेंगे, आपको लिली में एक दूसरी यूनिट मिल जाएगी, उसको हम बोलते हैं पेरियंथ। इफ द पेटल्स एंड सेपल्स आर एब्सेंट इन अ फ्लावर एंड रिप्लेस्ड बाय सम अदर यूनिट देन दैट यूनिट इज नोन एज पेरियंथ। पेरियंथ की जो फर्दर यूनिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं टेपल्स। पेरियंथ की यूनिट्स को आप टेपल्स नाम देंगे। तो ये हो गए दो टाइप, दो एडहेशन ऑफ स्टेमेंस। नेक्स्ट वन इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेंस जो है वो किस तरीके से फ्लावर में अरेंज है। तो तीन टाइप के अरेंजमेंट आपने स्टेमेंस के पढ़ने हैं। ये मैं थोड़ा सा एलेबोरेट जा रही हूँ, जो एनसीईआरटी में नहीं है उससे अलग थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है 2016 के नीट 2 में, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। तो अरेंजमेंट जो है स्टेमेंस के तीन तरीके से हो सकते हैं। पहला अरेंजमेंट है डायडायनेमस। डायडायनेमस अरेंजमेंट का मतलब है अगर जो आप कहें कि 4 स्टेमेंस प्रेजेंट हैं और आउटर 2 स्टेमेंस छोटे हैं बट अंदर के 2 स्टेमेंस लंबे हैं तो उसको आप डायडायनेमस कहेंगे। 4 इन नंबर, स्टेमेंस 4 हैं, आउटर 2 स्मॉल एंड इनर 2 लॉन्गर। तो इसको आप बोलते हैं डायडायनेमस कंडीशन। डायडायनेमस कंडीशन का एग्जाम्पल है आपका, इसमें आ जाएंगे ब्रेसिका फैमिली के जितने मेंबर हैं, मस्टर्ड, रेडिश, कैरेट, टर्निप वगैरह, ये सारे के सारे आ जाएंगे डायडायनेमस कंडीशन में। ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये आ जाएगी डायडायनेमस कंडीशन। दूसरी कंडीशन है टेट्राडायनेमस कंडीशन। टेट्राडायनेमस कंडीशन का मतलब है कि स्टेमेंस का नंबर है 6 इन नंबर, स्टेमेन 6 है नंबर में, और आउटर 2 स्मॉल है, अगेन आउटर 2 स्मॉलर एंड इनर 4 लॉन्गर। इनर 4 जो हैं वो लंबे हैं स्टेमेंस एंड आउटर 2 जो स्टेमेंस हैं वो छोटे हैं। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको, इनर 4 लॉन्गर एंड आउटर 2 स्मॉलर। तो दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्राडायनेमस कंडीशन। ये आपको सिजिल पिनिएसी फैमिली में मिलती है, जैसे कि कैजिया में आपको ये मिल जाएगा, इसके अलावा गुलमोहर में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी कंडीशन। नेक्स्ट वन इज हेटेरोस्टेमेनी। हेटेरोस्टेमेनी नाम से ही पता चल रहा है कि हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड स्टेमेनी मीन्स स्टेमेंस। अगर जो हर एक स्टेमेन की लेंथ अगर जो इक्वल हो, ऑल अनइक्वल, ठीक, तो उसको हम हेटेरोस्टेमेनी बोलते हैं। ये कंडीशन आपको साल्विया में मिलेगी, सॉरी ये वाला आ जाएगा आपका साल्विया में एंड तुलसी में। ये टेट्राडायनेमस कंडीशन साल्विया एंड तुलसी, और ये वाली कंडीशन आ जाएगी आपकी हेटेरोस्टेमेनी वाली कंडीशन आ जाएगी आपकी कैजिया प्लांट में, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो इसका एक क्वेश्चन आ रखा था एग्जाम में 2016 में, हाउ मेनी ऑफ दीज कंसिस्ट ऑफ अनइक्वल स्टेमेन। उसमें 10 प्लांट के नाम दे रखे थे, उसमें से 4 प्लांट ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर थे, एक था कैजिया और एक था साल्विया। तो ये 6 था उसका आंसर, कि 6 उसमें नंबर दे रखे थे, 6, 7, 8, 2, तो 6 उसका आंसर था। तो इस तरीके से भी कई बार जो है क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं इसमें, ये हो गया हमारा स्टेमेंस कंप्लीट, एंड्रोशियम कंप्लीट। एंड्रोशियम के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट, जो इनर मोस्ट वॉल है फ्लावर का, वो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर। गाइनोशियम की यूनिट्स को हम बोलते हैं, गाइनोशियम जो है
वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी यूनिट्स को हम बोलते हैं पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल। अगर जो हम फ्लावर में कार्पेल की का स्ट्रक्चर देखें एक कार्पेल का, तो इसमें ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फ्लावर में कार्पेल में अगर जो हम देखें तो सबसे ऊपर वो जो फ्लैट प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को लैंड करने के लिए और जर्मिनेशन के लिए, पॉलिनेशन ग्राउंड एंड जर्मिनेशन ग्राउंड टू पॉलन ग्रेन्स जो प्रोवाइड करेगा उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये इसका फंक्शन होता है पॉलिनेशन में और जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स में पार्टिसिपेट करना। दूसरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा के नीचे से जो जाता है उसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल का फंक्शन होता है जैसे कि आप पढ़ते हैं कि पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब डेवलप करती है उसको डेवलपमेंट के लिए पॉलन ट्यूब को रास्ता प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो है स्टिग्मा को एलिवेट करना। अगर जो स्टाइल वाला पोर्शन नहीं होगा तो स्टिग्मा जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब अगर जो आप देखेंगे कई फ्लावर में ऐसा होता है कि जो ओवरी होती है वो बिल्कुल जो थैलेमस है उसके अंदर बंद रहती है, जो एपिगाइनस फ्लावर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो स्टिग्मा होती है उसके और ओवरी के बीच में एक स्टाइल होना जरूरी है जो स्टिग्मा को एलिवेट करके रखे। स्टाइल के बाद नीचे जो स्वॉलन पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी किसको? ओव्यूल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और ओव्यूल जो है उसके अंदर फर्दर जो है फीमेल गैमीट आपको मिलेगा। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमीट आपको मिलता है। फीमेल गैमीट जो है वो फर्दर फर्टिलाइज होगा, उसके बाद उससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। आपको मालूम है जो ओव्यूल्स हैं वो फर्टिलाइज होने के बाद सीड्स की फॉर्मेशन करते हैं और जो ओवरी है वो फर्टिलाइज होने के बाद फ्रूट की फॉर्मेशन करती है। तो ये तो आ गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल और पिस्टिल। अब एक फ्लावर में ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही कार्पेल हो। अगर जो केवल एक ही कार्पेल है तो उसको आप कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। अगर जो दो कार्पेल हैं तो आप बोलेंगे बाइकार्पिलरी, फिर तीन है तो ट्राइकार्पिलरी, टेट्राकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी कंडीशन, मल्टी कार्पिलरी। अब देखिए कार्पेल्स का नंबर अगर जो एक से ज्यादा है तो ये दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो ये एक दूसरे से फ्यूज होंगे, चिपके हुए होंगे आपस में, या फिर ये एक दूसरे से अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। अगर जो कार्पल्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड हैं तो इसको आप कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब है फ्यूज्ड कार्पल्स। फ्यूज मतलब चिपके हुए कार्पल्स जो होते हैं उनको हम सिनकार्पस बोलेंगे। ज्यादातर फ्लावर में आपको सिनकार्पस कंडीशन मिलेगी, जैसे सोलनेसी फैमिली हो गया, ब्रेसिकेसी फैमिली हो गया, इन सब में आपको सिनकार्पस कंडीशन मिलती है। दूसरी कंडीशन होती है एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब है इफ द कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। फ्री कार्पल्स को हम बोलते हैं एपोकार्पस। और फ्री एपोकार्पस कंडीशन के एग्जाम्पल हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। दो एग्जाम्पल याद कर लेना, रोज एंड लोटस। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी 12th क्लास के एनसीईआरटी में डायग्राम में एक और एग्जाम्पल दे रखा है माइशीलिया। माइशीलिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चंपा। चंपा के फ्लावर का साइंटिफिक नेम होता है माइशीलिया। तो इनमें आपको एपोकार्पस कंडीशन मिलेगी। बाकी आपके एनसीईआरटी में अभी आप आगे प्लांट फैमिलीज हम पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी कार्पल्स दे रखे हैं वो सारे के सारे सिनकार्पस कंडीशन वाले हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें अगर जो हम ओवरी वाले स्ट्रक्चर में आए तो ओवरी जो है उसमें कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स हैं उस बेसिस पे एक और कंडीशन आपको मिलेगी। या तो ये हो सकता है सिंगल चैम्बर्ड। अगर जो ओवरी सिंगल चैम्बर्ड है तो आप उसे बोलेंगे यूनिलॉक्यूलर कंडीशन। अगर जो इसमें बीच में एक डिवाइडर है और ये दो चैम्बर्स हैं तो बायलॉक्यूलर। इसी तरीके से ट्रायलॉक्यूलर, इसी तरीके से टेट्रालॉक्यूलर, पेंटालॉक्यूलर, या फिर आप बोलेंगे फर्दर मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन, मल्टीलॉक्यूलर और पॉलीलॉक्यूलर कंडीशन। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर्स। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स और नंबर ऑफ पिस्टल्स इन अ फ्लावर। और ये दो कंडीशन हो गई कि फ्यूज्ड है कार्पल्स या फिर फ्री है कार्पल्स। फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस कंडीशन एंड फ्री है तो एपोकार्पस कंडीशन। रोज, लोटस एंड माइशीलिया। माइशीलिया दैट इज चंपा का साइंटिफिक नेम है। तो ये आ गई तीन कंडीशन के बेसिस पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ कार्पल बता दी। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखा है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ ovules inside ovary is known as placentation. Placentation is arrangement of ovules inside ovary. Arrangement of
ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज हैं उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन इनसाइड ओवरी। तो 4-5 टाइप के प्लेसेंटेशन आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला प्लेसेंटेशन है मार्जिनल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन हम उसे किसे बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है अगर जो ओवरी जो है वो यूनिलॉक्यूलर है, सिंगल चैम्बर्ड है और उसके मार्जिन से जुड़े हुए अटैच्ड आपको ओव्यूल्स मिल रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है फैबेसी फैमिली, मतलब पी वगैरह आपको इसी में मिलेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन में। दूसरा टाइप का जो प्लेसेंटेशन है वो है एक्साइल। एक्साइल इज, याद रखना, मोस्ट कॉमन, इसे प्लेसेंटेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट किए गए हैं। मोस्ट कॉमन टाइप का प्लेसेंटेशन होता है एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब है कि ओवरी है, ओवरी हमेशा मल्टी चैम्बर्ड होगी, 3-4 जितने भी चैम्बर्स इसमें हो, और इन चैम्बर्स के सेंटर में आपको ओव्यूल्स अटैच्ड मिलेंगे इनिशियली, बाद में ये ओव्यूल जो है मैच्योरिटी आने पे फ्री हो जाते हैं। तो ये आ गया एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको मिलेगा लिली में, मतलब लिलिएसी फैमिली, चाइना रोज, चाइना रोज मतलब मालवेसी फैमिली। इसके अलावा आपको मिलेगा सोलेनम, पोटैटो, पोटैटो मतलब कि आपका आ गया सोलेनेसी फैमिली। और इसके बाद आपको मिल जाएगा ये लेमन में, लेमन मतलब कि रूटेसी फैमिली। तो ये आ गए आपके एक्साइल प्लेसेंटेशन के कॉमन एग्जांपल। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हम उसको बोलते हैं अगर जो ओवरी जो है यूनिलॉक्यूलर है और उसके सेंटर पे आपको फ्रीली ओव्यूल्स मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे आपको ओवरी में एक से ज्यादा चैम्बर्स नहीं मिलेंगे। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हमें मिलता है डायंथस में, डायंथस, और इसके अलावा आपको मिल जाएगा इन प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज में आपको ये मिलेगा। तो ये जो है आपका फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, इसका एग्जांपल, इसका क्वेश्चन आ रखा है लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, तो डायंथस उसका एग्जांपल दे रखा था। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन हम किसे बोलते हैं? पैराइटल प्लेसेंटेशन क्या होता है? ये आ गई यूनिलॉक्यूलर ओवरी, इसमें अंदर एक और चैम्बर डेवलप हो जाता है, फॉल्स चैम्बर तो क्या बोलेंगे आप, इसको फॉल्स लेयर बोलेंगे, और उसके अंदर पेरीफेरी में, उसके अंदर की मार्जिन पे आपको जुड़े हुए ओव्यूल्स दिखाई देंगे। ये आ जाएगा पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन हमें मिलता है ब्रेसिका के मेंबर्स में, मतलब मस्टर्ड में, और इसके अलावा आपको कुकुरबिटेसी में भी ये मिलेगा, ककम्बर में भी आपको ये मिलेगा। अब कुकुरबिटेसी में देख के हमें ऐसा लगता है कि प्लेसेंटेशन जो है, जैसे ककम्बर को सेंटर से आप काटेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें जो फॉल्स लेयर है, जो अंदर ये लेयर डेवलप हो रही है सेपरेट पेरीफेरी में, ये लेयर जो है अंदर की तरफ धंस जाती है, क्योंकि उसका प्लेसेंटा जो है वो बहुत ज्यादा स्वॉलन हो जाएगा फूड स्टोर करने के लिए। तो इसलिए मैच्योरिटी पे कुछ फ्रूट्स उसमें ऐसे होते हैं कुकुरबिटेसी में जो अपीयरेंस देते हैं एक्साइल की, लेकिन प्लेसेंटेशन उनमें हमेशा होगा पैराइटल। पैराइटल के बाद नेक्स्ट प्लेसेंटेशन आएगा बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन याद रखना मोस्ट एडवांस्ड टाइप का प्लेसेंटेशन है, मोस्ट एडवांस्ड प्लेसेंटेशन है आपका बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी है वो यूनिलॉक्यूलर होगी और उसके बेस पे एक सिंगल ओव्यूल डेवलप होगा, मतलब ओव्यूल जो है सिंगल होगा। तो बेसल प्लेसेंटेशन हमें पोएसी फैमिली के जितने मेंबर होते हैं, वीट, राइस, मेज, सभी में आपको मिलेगा ये, मतलब सीरियल जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी में आपको बेसल प्लेसेंटेशन मिलेगा। इसके अलावा आपको ये प्लेसेंटेशन देखने के लिए मिलता है सनफ्लावर में, सनफ्लावर और मैंगो में भी आपको ये प्लेसेंटेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये आ गया नेक्स्ट टाइप का प्लेसेंटेशन। ये प्लेसेंटेशन हो गई कंप्लीट। मैंने आपको बताया कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन, यूनिलॉक्यूलर ओवरी, मार्जिन पे ओव्यूल्स अटैच्ड, पी में आपको मिलेगा, मतलब कि फेबेसी फैमिली में। एक्साइल प्लेसेंटेशन मोस्ट कॉमन है, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, सेंटर पे आपको ओव्यूल्स मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, यूनिलॉक्यूलर ओवरी, सेंटर पे आपको ओव्यूल्स मिल रहे हैं फ्रीली। नेक्स्ट वन इज पैराइटल प्लेसेंटेशन, आपको यूनिलॉक्यूलर ओवरी, उसमें अंदर मार्जिन पे आपको इनर मार्जिन पे एक दूसरी लेयर डेवलप हो गई है, उस लेयर के इनर साइड में आपको ओव्यूल्स जुड़े हुए मिल रहे हैं। बेसल प्लेसेंटेशन मोस्ट एडवांस प्लेसेंटेशन है, इसके
यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है, इसके बेस से एक सिंगल ओव्यूल डेवलप होता है, इसको हम बेसल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो ये हो गया प्लेसेंटेशन कंप्लीट, गाइनोशियम कंप्लीट। गाइनोशियम के बाद अब हमारा हो गया फ्लावर वाला टॉपिक कंप्लीट। फ्लावर के बाद अब इस चैप्टर में हमारा आता है फ्रूट, सीड एंड लास्ट टॉपिक इज प्लांट फैमिलीज। तो फ्रूट में जो डिस्कस कर रखा है वो हम देख लेते हैं। फ्रूट, ये फ्रूट इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और पिक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली। जिन प्लांट में ओव्यूल्स ओवरी के अंदर बंद होते हैं, केवल उन्हीं प्लांट में आपको फ्रूट की फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है कि जो ओव्यूल ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, आप कह सकते हैं राइप ओवरी को भी हम, राइपन ओवरी को भी हम फ्रूट बोलते हैं। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी इज मॉडिफाइड और कन्वर्टेड टू फ्रूट। अब हम अगर जो देखें तो फ्रूट में ओवरी की जो वॉल है वही फ्रूट की डिफरेंट लेयर्स में और फ्रूट के डिफरेंट वॉल में मॉडिफाई हो जाएगी। इसमें देखिए जो फ्रूट की वॉल, ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट होती है। 3 वॉल्स इसमें डेवलप होंगी। ओवरऑल इन लेयर को हम बोलेंगे पेरिकार्प। सारी जो ओवरी की वॉल होती है या फ्रूट की जो वॉल होती है उसे आप बोलेंगे पेरिकार्प। फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प, इसको फर्दर फिर हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 लेयर्स में इसको आप डिवाइड करेंगे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को आप बोलेंगे एपिकार्प। एपिकार्प इज द आउटर लेयर। देन मीजोकार्प। मीजोकार्प इज द मिडिल लेयर। मीजोकार्प को हम बोलेंगे मिडिल लेयर जो होती है वो मीजोकार्प होती है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प, इट इज द इनर लेयर। तो ये आ गई 3 लेयर फ्रूट की। अब इसमें फ्रूट में जो है आप देखेंगे अलग अलग जो लेयर्स हैं उनमें कई फ्रूट्स में कोई और लेयर एडिबल है, कई फ्रूट्स में पूरा का पूरा तीनों लेयर एडिबल है। कई फ्रूट में ऐसा होता है फ्रूट वाला पार्ट एडिबल ही नहीं होता, उसमें सीड वाला पोर्शन एडिबल होता है। जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, मैंगो, मैंगो फ्रूट एंड कोकोनट फ्रूट, इसके बारे में स्पेसिफाई कर देते हैं आपको। मैंगो और कोकोनट फ्रूट आते हैं ड्रूप फ्रूट्स में। ड्रूप फ्रूट्स वो होते हैं जो कि डेवलप होंगे यूनिलॉक्यूलर सुपीरियर ओवरी। यूनिलॉक्यूलर सुपीरियर ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट्स को हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट्स। मैंगो में और कोकोनट में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ी कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ड्रूप फ्रूट कह रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंगल चैम्बर्ड एंड सुपीरियर ओवरी से डेवलप हो रहे हैं। ठीक, दूसरा ड्रूप फ्रूट को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोनी फ्रूट। ड्रूप फ्रूट का दूसरा नाम है स्टोनी फ्रूट। स्टोनी फ्रूट हम इनको क्यों बोल रहे हैं? स्टोनी फ्रूट कहने का मतलब ये है कि इन फ्रूट की जो अंदर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प। एंडोकार्प जो होती है वो काफी टफ होती है, हार्ड होती है और स्टोनी होती है, इसकी वजह से आप इनको स्टोनी फ्रूट बोलते हैं। यहाँ पे अगर जो आप ड्रूप फ्रूट की बात करें तो जो ये जो मैंगो है और कोकोनट है इनमें दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। मैंगो का जो बाहर आम का आप छिलका निकालते हैं वो होता है एपिकार्प, जो उसका गूदा जो हम खाते हैं वो होता है मीजोकार्प। तो मैंगो में एडिबल पार्ट आ जाएगा मीजोकार्प, और जो उसके अंदर जो गुठली निकलती है वो उसके फ्रूट की इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोकार्प। उस गुठली को आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर से आपको सीड मिलेगा। ये तो हो गया मैंगो में एडिबल पार्ट है मीजोकार्प। अब हम आते हैं कोकोनट में। कोकोनट में जो बाहर जो छिलका निकलता है, वुडी जो लेयर होती है वो होती है एपिकार्प। फिर उसके अंदर फाइबरस जो लेयर होती है वो होती है मीजोकार्प। मतलब इसमें एपिकार्प और मीजोकार्प एडिबल नहीं है। फिर इसमें जो स्टोनी लेयर जो निकलती है अंदर पे वो होती है एंडोकार्प। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्रूट वाला पार्ट कोकोनट में एडिबल नहीं है। उस एंडोकार्प को आप छिलेंगे, वो काफी मोटा टफ स्टोनी पार्ट होता है, उसको आप छिलते हैं, तोड़ते हैं उसको, तो उसके अंदर से सीड निकलता है। अब सीड वाला पोर्शन एडिबल है। सीड के बाहर एक ब्लैक कलर की आपको लेयर मिलेगी, काफी पतली सीड कोट होता है। उसके अंदर जो है आपको, जब नारियल कच्चा होता है तो उसमें आपको पानी मिलेगा, तो वो फ्रूट का, वो सीड का जो है वो पोर्शन है जो सीड में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। तो हरे नारियल में, कच्चे नारियल में आपको जो है लिक्विड जो निकलता है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो एडिबल पार्ट है। जैसे जैसे नारियल पकता है तो उसमें जो है व्हाइट पार्ट भी आ जाएगा और उसमें लिक्विड भी होता है। जो आप नारियल घर लाते हैं, फोड़ते हैं जिसको नारियल को आप, तो उसमें व्हाइट पार्ट भी आपको दिखेगा और लिक्विड भी मिलेगा। तो व्हाइट पार्ट जो है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, लिक्विड जो है वो है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये दोनों ही एडिबल है। जब नारियल पूरा पक जाता है और जब आप उसको गोला एज अ ड्राई फ्रूट की तरह जब आप उसको यूज करते हैं तो उसमें जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, सबसे अंदर वाला जो भी लिक्विड होता है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म में।
तो जो एज अ ड्राई फ्रूट हम कोकोनट को यूज करते हैं उसमें एडिबल पोर्शन है सेल्यूलर पार्ट, और जो व्हाइट पार्ट होता है कोकोनट का उसको हम बोलते हैं कोपरा, दैट इज कॉल्ड कोपरा। तो कोपरा इज ऑल्सो एडिबल इन कोकोनट एंड वाटर दैट इज कॉल्ड कोकोनट मिल्क इज ऑल्सो एडिबल। तो कोकोनट में एडिबल पार्ट फ्रूट नहीं है, कोकोनट में एडिबल पार्ट है, आप कहेंगे कोकोनट का जो सीड है, सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो एडिबल पार्ट है। कोकोनट में कभी भी आपको जो फ्रूट है वो एडिबल नहीं होता है, मतलब नारियल का जो फ्रूट है वो एडिबल नहीं होगा। तो ये आ जाएगा फ्रूट के बारे में कुछ चीजें। अब इसमें देखिए एक आध चीजें और बता देती हूँ मैं आपको। फ्रूट में आप देखिए जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं जनरली वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, तो इसीलिए लगभग सारे फ्रूट्स में आपको सीड मिलेगा। कई बार क्या होता है कि फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है, अगर जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होगा तो उसमें आपको सीड नहीं मिलेंगे। ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर द फ्रूट्स which develop without fertilization, without fertilization, develops without fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट की फॉर्मेशन अगर जो होती है तो उसको आप बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इस टाइप के फ्रूट में आपको सीड नहीं मिलते हैं, सीडलेस फ्रूट्स, दीज आर सीडलेस फ्रूट्स, ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। अच्छा, पार्थिनोकार्पी आपको नेचुरल पार्थिनोकार्पी देखने के लिए मिलती है बनाना में, बनाना आपको सीडलेस मिलेंगे। इसके अलावा आपको पाइनएप्पल में नेचुरल पार्थिनोकार्पी मिलेंगे, इनमें भी सीड आपको नहीं मिलेंगे। एंड जो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं उनमें भी आपको पार्थिनोकार्पी देखने के लिए मिलेगी, ये नेचुरल पार्थिनोकार्पी होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, आप बहुत सारे फ्रूट्स को हम सीडलेस बना देते हैं। ऑक्सिन वगैरह इस टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, इनका यूज करके हम काफी सारे फ्रूट्स को जो है सीडलेस बना देते हैं। जैसे कि हमने जो है सीडलेस टोमेटो बना दिया है, सीडलेस ब्रिंजल प्रोड्यूस कर दिया है, सीडलेस वाटरमेलन प्रोड्यूस कर दिए। सीडलेस ब्रिंजल, गुआवा एंड टोमेटो बनाने का कारण ये है कि इनमें सीड्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपको मालूम है। और जिन लोगों को किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं उन लोगों को टोमेटो, ब्रिंजल एंड गुआवा टाइप के फ्रूट जो है मना कर दिए जाते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, अब सीडलेस टोमेटोज एंड गुआवाज एंड ब्रिंजल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब उसमें हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करा देते हैं बाय यूजिंग द हार्मोन ऑक्सिन। जनरली ऑक्सिन यूज किया जाता है, जिब्रेलिन्स भी, और इसके अलावा इथाइलिन भी जो है वो सीडलेस फ्रूट मतलब पार्थिनोकार्पिक, आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एक और टाइप के फ्रूट होते हैं, फ्रूट में लास्ट टॉपिक है ये, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। क्या होते हैं ट्रू फ्रूट? वो फ्रूट है, ट्रू फ्रूट बता देते हैं आपको भले। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है जो पूरा का पूरा डेवलप होगा कहाँ से, ओवरी से। अगर जो कंप्लीट ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन होती है तो उसको आप ट्रू फ्रूट बोलते हैं, मतलब पूरा ओवरी जो है वो फ्रूट की फॉर्मेशन कर रहा है तो वो ट्रू फ्रूट है। लेकिन जैसे मैक्सिमम फ्रूट्स हमारे ट्रू फ्रूट होते हैं, लेकिन अगर जो ओवरी का पार्टिसिपेशन कम है फ्रूट बनाने में और ओवरी से ज्यादा पार्टिसिपेशन है थैलेमस का, मतलब थैलेमस जो है वो भी फ्रूट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है अगर जो, तो वो हो गया फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट को हम स्यूडोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है स्यूडोकार्पिक फ्रूट। तो स्यूडोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम्पल्स, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है वो स्यूडोकार्पिक फ्रूट है। इसके अलावा आपका आ जाएगा पियर, स्यूडोकार्पिक फ्रूट होता है, और एप्पल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्यूडोकार्पिक फ्रूट। एप्पल का अगर जो हम स्ट्रक्चर देखें तो एप्पल में जनरली आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सेंटर में एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर मिलता है जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ सीड्स। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जिसमें सीड्स प्रेजेंट है वो एक्चुअली उसमें ओवरी है। ये आ गया सीड्स, यहाँ आ गया ये जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है ये आता है इसका ओवरी, एंड दिस इज थैलेमस। तो ओवरी इसमें एडिबल ना हो के एप्पल में जो एडिबल पार्ट है वो है थैलेमस। एप्पल को अगर जो आप ठीक सेंटर से काटेंगे तो उसमें एक आपको फ्लेक्सिबल, स्लाइटली रिजिड जो है एक स्ट्रक्चर मिलता है, स्लाइटली रिजिड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। कार्टिलेज भी तो ऐसे ही होता है, स्लाइटली रिजिड। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है उसमें ओवरी, उसके अंदर सीड एनक्लोज है, और जो पार्ट आप खाते हैं एप्पल का दैट इज थैलेमस। यही सेम चीज आपको पियर में, नाशपाती में भी मिलेगी। नाशपाती को भी सेंटर से काटेंगे तो उसमें कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर सेंटर में मिलता है, वो ओवरी होता है, और बाहर वाला जो एडिबल पार्ट होता है उसका वो सेंटर, वो होता है फ्रूट। तो इतना ही फ्रूट में हम देखते हैं, फ्रूट्स में आज हम इतना ही करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सीड्स एंड प्लांट फैमिलीज कंप्लीट करेंगे। ओके